हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। काफ़ी इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, वीडियो को एक बार पूरा ज़रूर देखना और इस जैसे क्वेश्चंस का प्रैक्टिस कर लेना और साथ साथ में इन क्वेश्चंस को नोट भी कर लेना। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है एवरी रेशनल नंबर इज, हर एक रेशनल नंबर किस टाइप का होता है? तो रेशनल नंबर होते हैं रियल नंबर, रेशनल नंबर रियल नंबर होता है। ठीक है, यानी हम कहें रियल नंबर्स को टू पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। रियल नंबर्स को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, एक होते हैं रैशनल और दूसरे होते हैं इरेशनल। तो इसका मतलब हुआ कि सभी रेशनल नंबर या सभी इरेशनल नंबर रियल नंबर होते हैं। क्लियर? तो इसका आंसर हुआ ऑप्शन सी, और रियल नंबर। अगला क्वेश्चन एवरी इरेशनल नंबर इज, तो हर एक इरेशनल नंबर भी रियल नंबर होता है। अभी मैंने आपको बताया था कि इरेशनल नंबर और रेशनल नंबर दोनों ही रियल नंबर के पार्ट हैं। ठीक है, रियल नंबर दो पार्ट होते हैं ना, मैंने अभी बताया आपको, रेशनल और इरेशनल। तो इस चीज़ को ध्यान में रखिए, रेशनल या इरेशनल आता है तो दोनों ही रियल नंबर होंगे। ओके, तो इसका आंसर भी रियल नंबर, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है द डेसिमल ऑफ 7/8 विल बी, 7/8 का डेसिमल क्या होगा? तो दो तरीके हैं आपके पास। एक तो डिनोमिनेटर को चेक करिए, डिनोमिनेटर है 8 और इसका फैक्टर करना है आपको, फैक्टराइजेशन। तो फैक्टराइजेशन 8 का होता है 2 पावर 3, 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 पावर 3। आप ऐसे करके देख लीजिए, 8 को 2 से डिवाइड करोगे 4, फिर 4 को 2 से डिवाइड करोगे 2 और 2 को 2 से डिवाइड करोगे 1। तो इसमें 2 के अलावा कुछ नहीं आ रहा। जब फैक्टराइजेशन में फैक्टर्स में 2 आए, 5 आए या दोनों आए, तब तो वो टर्मिनेटिंग हो गया, यानी पूरा डिवाइड चला जाएगा। और इनके अलावा कोई भी फैक्टर होता है तो वो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा। दूसरा तरीका ये कि आप 8 से 7 को डिवाइड कर लो। ठीक है, 0 पर पहले 7 आ जाएगा यहाँ, फिर कितना, 8 8 जा 64, 6 बचेगा, 0 हो जाएगा, 8 7 जा 56, 4 बचेगा, 0 हो जाएगा, तो 8 5 जा 40, पूरा डिवाइड चला गया। जब पूरा डिवाइड चला गया, इसी को हम टर्मिनेटिंग कहते हैं। तो आप कैसे भी करके देख सकते हैं, या तो डिवाइड करके देखो या फैक्टर्स में देख लो कि 2 5 या दोनों आए तो टर्मिनेटिंग होगा। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का आंसर हुआ ऑप्शन ए, टर्मिनेटिंग। ओके, अगला क्वेश्चन आता है हमारा द वैल्यू ऑफ 0.999 in the form of p upon q where p and q are integers and q is not equal to 0। जैसे याद रखना, कोई भी नंबर हो, जैसे मैंने लिखा 3 और बार लगा हुआ है, तो आपको पॉइंट हटाना है तो नीचे 9 आएगा, बार लगा हुआ है तो, और बार नहीं लगा हुआ है तो 10 आएगा। अब आसानी से आप बता सकते हैं कि मैंने 2 3 लिखा तो ये हो जाएगा 23/99। ठीक है, मैंने लिखा 1 2 3 और बार लगा हुआ है तो यहाँ 3 डिजिट हो गए ना, तो 1 2 3 के अपॉन में 999 3 डिजिट आ जाएंगे। अब बात आती है 0.999। तो 0.999 का मतलब होता है 0.9 पर बार, और बार को हटाएंगे तो 9/9 आ जाएगा, और 9/9 1 होता है, तो इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा 1। ओके, तो 1 यानी ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है 1। क्लियर हो गया? अब दूसरी तरफ ये ध्यान रखना कि यहाँ 0 था और 9 है तो 1 आया। यदि आपका 1.999 इस तरह से आ रहा है तो इसका आंसर 2 आएगा।
ठीक है। जब 2.9999 इस तरह से लिखा हुआ है तो 3 आएगा, यानी इससे एक ज़्यादा आएगा। क्लियर? यदि यहाँ 4.999 डॉट 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 इस तरह से लिखा हुआ है तो 5 आएगा। तो समझ में आ गया किस तरह से आपको आंसर सिलेक्ट करना है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं हम। द वैल्यू ऑफ 23 बार, तो अभी अभी मैंने बताया कि 0.23 पर बार है, यानी 2 डिजिट हैं, तो नीचे 99 आएगा, यानी 23/99 इसका आंसर हो जाएगा। ओके, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। तो आंसर हो गया ऑप्शन सी 23/99। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रेशनल, इनमें से रेशनल कौन सा है? तो एक तो याद रखिए, जैसे √2 है ये इरेशनल है, √3 इरेशनल है, लेकिन √4 क्योंकि इसका आंसर 2 हो जाता है, √2 होता है, तो ये रेशनल है। ठीक है, ऐसी √5 इरेशनल है, √7 इरेशनल है, यानी जिनका स्क्वायर रूट बाहर नहीं आता वो इरेशनल होते हैं, और जिनका स्क्वायर रूट सॉल्व हो जाता है वो रेशनल हो जाते हैं। अब हम ऑप्शन ए को चेक करें। जब 2 वैल्यूज रूट के अंदर है लेकिन अपॉन में लिखी हुई हैं, तो हम उनको सेम रूट में ला सकते हैं, जैसे 12/3 स्क्वायर रूट में दोनों का रूट एक ही कर दिया। 3 से 12 को काटोगे तो 4 पर, यानी स्क्वायर रूट 4, और 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है, तो ये रेशनल है। ठीक है, √17 सॉल्व नहीं होगा, ये इरेशनल है। 0.09 होता तो रूट इसका सॉल्व हो जाता है, लेकिन 0.9 का स्क्वायर रूट नहीं होता, तो ये इरेशनल है। ठीक है, तो इसका आंसर हुआ ऑप्शन ए √12/√3। क्लियर? अगला, आफ्टर द रेशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर, इसका डिनोमिनेटर रेशनलाइजिंग करोगे तो क्या आएगा? तो डिनोमिनेटर का ही रेशनलाइजिंग करना है, तो आपको सिंपल सा ऐसा करना है, ये √13 लिखा है तो इसका स्क्वायर कर दो, और हमेशा माइनस करना है आपको यहाँ। ठीक है, 2√2 का होल स्क्वायर, कुछ भी आए बीच में माइनस ही रहेगा। ये मैंने डायरेक्ट डिनोमिनेटर का रेशनलाइजिंग कर लिया है। तो यहाँ हो जाएगा √13 का स्क्वायर 13, और 2√2 का स्क्वायर 8। 13 में से 8 माइनस करोगे 5 आ जाएगा। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। आंसर ऑप्शन सी 5। ओके, अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो सेम आपको इसका भी रेशनलाइजिंग कर लेना है। तो यहाँ हम 3√3 का स्क्वायर करेंगे, और उसमें से 2√2 का स्क्वायर माइनस कर देंगे, तो हमें डिनोमिनेटर का रेशनलाइजिंग मिल जाएगा। तो 3 का स्क्वायर तो होता है 9, और √3 का स्क्वायर होता है 3, 2 का स्क्वायर 4, और √2 का स्क्वायर 2, यानी 27 माइनस 8, और सब्ट्रैक्ट करोगे बचेगा 19। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 19 इसका सॉल्यूशन होगा। ओके, अगला क्वेश्चन, इसमें हमें √2 एक्स के प्लेस पर रखकर सॉल्व करके वैल्यू निकालना है। यानी यदि आपको इस तरह से पूछा जाता है, इसका मतलब है कि रूट के अंदर, वो ब्रैकेट के अंदर जो वैल्यू दे रखी है वो एक्स की वैल्यू है, पॉलिनोमियल में वेरिएबल की वैल्यू है। तो पॉलिनोमियल हमारा ये है x² √2x + 1। तो यहाँ आपको करना क्या है, x के प्लेस पर √2 रख देना है, √2 का स्क्वायर माइनस √2, और x की वैल्यू √2 + 1। √2 का स्क्वायर 2 होता है, √2 इंटू √2 ये भी 2 होता है, और +1, 2 से 2 कैंसिल हो गया, यानी 1 इसका आंसर हो जाएगा। और 1 आंसर है ऑप्शन ए में, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। क्लियर? अब आते हैं हम अगले क्वेश्चन पर। सेम इसमें भी पूछा है कि p2√2 कितना होगा। तो यहाँ हमें px दे रखा है, x² माइनस √2x + 1। तो 2√2 का स्क्वायर करना है, फिर √2 में x का यानी 2√2 का मल्टीप्लाई करना है, और +1। 2√2 का स्क्वायर करोगे तो 8 आएगा,
क्योंकि 2 का स्क्वायर 4 और रूट 2 का स्क्वायर 2, 4 2 8 होता है। इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो रूट टू 2 हो गया, और 2 का इस 2 में मल्टीप्लाई करोगे तो 4 आ जाएगा प्लस 1। 8 और 1 9, 9 माइनस 4, 9 माइनस 4 होता है 5। तो इसका आंसर 5 होगा, यानी ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है 5। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीरो निकालना है, इस पॉलिनोमियल का जीरो निकालना है। तो जीरो निकालने का सबसे सिंपल तरीका आप जानते ही हैं कि इस वैल्यू के सामने जीरो रखकर सॉल्व कर दीजिए। तो 3x प्लस 4 इक्वल 0, 3x इक्वल हो जाएगा -4 और x इक्वल हो जाएगा -4/3। ठीक है, तो किसी भी वैल्यू का जीरो निकालना है तो इस तरह से निकालना है, और मैं आपको 2-3 क्वेश्चन दे देता हूँ जिनके जीरोज निकालने हैं। ठीक है, मैंने दिया 2x प्लस 5, ये पहला क्वेश्चन है। दूसरा 3x माइनस 1, थर्ड क्वेश्चन है 2x प्लस 1, और फोर्थ क्वेश्चन है 2/3x माइनस 1। इन चारों के जीरोज और निकाल लेना जिनमें से आपका क्वेश्चन आ सकता है, तो इन चारों को करके मेरे पास भेज देना। ओके, तो इस क्वेश्चन का तो आंसर आपको पता लग गया, -4/3, यानी ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका जीरो निकालना है, तो वही काम करना है आपको। 3x माइनस 5 इक्वल 0 लिख देना है, और 3x इक्वल हो जाएगा 5 और x इक्वल हो जाएगा 5/3। तो 5/3 इसका आंसर होगा, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है इसका। ओके, अगला क्वेश्चन, द फैक्टराइजेशन ऑफ 4x² प्लस 8x प्लस 12, इनमें से क्या होगा? तो देखो आंसर हमारे पास दिए हैं ना, तो बहुत ही आसानी से आपको काम करना है। कैसे? देखो, x को x से मल्टीप्लाई करो तो x इंटू एक्स x² आ रहा है, लेकिन यहाँ 4x² लिखा हुआ है। ठीक है, तो पहला तो आंसर नहीं है। दूसरा देखते हैं, 2x का 2x से मल्टीप्लाई करोगे 4x², और 1 का 3 से करोगे तो 3 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ लग रहा है का आंसर हो सकता है 3 2 जा 6, 2 1 जा 2, 8। तो ये ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोबारा देखो, 2x को 2x से मल्टीप्लाई किया 4x² आ गया, तो 4x² हमें यहाँ दिया हुआ है। 1 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 3 आएगा, तो 3 भी हमें लास्ट टर्म दिया हुआ है, यानी फर्स्ट को फर्स्ट से, लास्ट को लास्ट से मल्टीप्लाई करके देखोगे तो फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म मिल जाती है, तो आप समझ जाइए कि वही आंसर होगा। अदर में भी चेक कर लेना। देखो यहाँ 4x² आ रहा है, लेकिन 2 और 5 का मल्टीप्लाई 10 होता है, हमें 3 चाहिए। यहाँ देखोगे तो 2x और 2x 4x² होता है, -1 और -3 का मल्टीप्लाई 3 होता है, यहाँ भी मिल गया। लेकिन ये माइनस का साइन है ना, वो प्लस का 8 नहीं दे सकते, तो इस चीज़ को भी ध्यान रखना है। तो इस तरह से बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। ओके, दूसरा है कि इसको हम फैक्टराइजेशन करके भी देख सकते हैं। ओके, अगला क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन है, इसमें भी आपको ऐसे ही चेक कर लेना है। तो x² आना चाहिए, तो देखो सेकंड नहीं हो सकता, फर्स्ट नहीं हो सकता, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन 3 है। सी में देखते हैं तो 6 2 जा 12 होता है, यहाँ सही है, और x इंटू एक्स x² होता है, तो यही सही आंसर है। सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। आप चाहे तो इसको ऐसे चेक कर सकते हैं। देखो, ठीक है, x इंटू एक्स x², x इंटू 2 2x, 6 इंटू एक्स 6x, और 6 इंटू 2 12। तो इन दोनों को ऐड करोगे तो 8 आ जाएगा ना, यानी x² प्लस 8x प्लस 12। तो ये हमारे पास मिल गया, इसका मतलब सी आंसर सही है। ठीक है, दूसरा आप फैक्टराइजेशन करके देख सकते हो, तो इसका आंसर हुआ ऑप्शन सी। यहाँ बी लिखा हुआ है, सी ऑप्शन इसका करेक्ट है।
नेक्स्ट, द पॉइंट लाइज इन विच क्वाड्रेंट, ये पॉइंट है वो कौन से क्वाड्रेंट में होगा। सबसे पहले तो समझ लो क्वाड्रेंट के बारे में। ये एक्सिस होते हैं हॉरिजॉन्टल, ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस है, जिसे हम एक्स एक्सिस कहते हैं। ये वर्टिकल एक्सिस है, जिसे हम वाई एक्सिस कहते हैं। ठीक है, यहाँ एक्स डैश, यहाँ वाई, वाई डैश, यहाँ एक्स और एक्स डैश, इस तरह से रहता है। बीच में ऑरिजिन, इधर पॉजिटिव वैल्यू होती है 1 2 3, इस तरह से पॉजिटिव, ऊपर की तरफ भी पॉजिटिव होंगी 1 2 3 4, इस तरह से। लेफ्ट साइड ऑफ एक्स माइनस में होगी वैल्यू -1 -2 -3 -4 -5, यहाँ -1 -2 -3 -4 -5, इस तरह से होंगे। ये जो वैल्यू रहता है पॉजिटिव पॉजिटिव, यानी ये भी प्लस का है और ये भी प्लस का है। ठीक है, तो ये इसे कहते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट। ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट। यहाँ देखो तो x माइनस का है लेकिन y प्लस का है, तो इसे कहेंगे सेकंड क्वाड्रेंट। ठीक है, क्वाड्रेंट को बोलते समय x एक्सिस को पहले और y एक्सिस को बाद में बोलना है। यहाँ x माइनस का है और y भी माइनस का है, दोनों माइनस की वैल्यू आ रही है ना, ये भी माइनस का है, तो ये हो गया थर्ड क्वाड्रेंट। ठीक है, थर्ड क्वाड्रेंट है। और यहाँ x प्लस का है लेकिन y माइनस का है, तो ये है फोर्थ क्वाड्रेंट। तो ये क्वाड्रेंट है आपके। अब इसमें पूछा गया -3 और 4 किस क्वाड्रेंट पे है। तो यहाँ देखो पहला क्वाड्रेंट क्या है, फर्स्ट क्या है प्लस प्लस, सेकंड क्या है माइनस प्लस, थर्ड माइनस माइनस और फोर्थ प्लस माइनस। तो माइनस देखो -3 और प्लस का 4 है, यानी माइनस प्लस का मतलब कॉम्बिनेशन हुआ, तो माइनस प्लस सेकंड क्वाड्रेंट में आ जाएगा, तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, सेकंड क्वाड्रेंट। नेक्स्ट, ये पॉइंट कौन से क्वाड्रेंट में लाई करता है, तो अभी अभी मैंने बताया था फर्स्ट क्वाड्रेंट में प्लस प्लस, सेकंड में माइनस प्लस, थर्ड में माइनस माइनस और फोर्थ में प्लस माइनस। तो यहाँ 3 -4 है, यानी प्लस माइनस फोर्थ क्वाड्रेंट हुआ, तो इसका आंसर हो जाएगा फोर्थ क्वाड्रेंट। अगला, ये पॉइंट कहाँ पर लाई करता है, इन विच क्वाड्रेंट और एक्सिस। ठीक है, कहाँ पर लाई करता है, किस क्वाड्रेंट में अथवा किस एक्सिस पर लाई करेगा। तो जब भी x की वैल्यू 0 आती है तो पॉइंट हमेशा y एक्सिस पर लाई करता है। ठीक है, पॉइंट लाई ऑन y एक्सिस, ये याद रखेंगे। और y की वैल्यू 0 होती है तो पॉइंट x एक्सिस पर होता है। ओके, लाई ऑन x एक्सिस, तो ये पॉइंट्स आपको याद रखना है। तो इसके हिसाब से देखें तो x की वैल्यू 0 है तो पॉइंट y एक्सिस पर होगा, यानी डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, ऑन y एक्सिस। एब्सिसा ऑफ ऑल पॉइंट्स ऑन x एक्सिस। अब x एक्सिस पर एब्सिसा जो वैल्यू होती है ना, वो x की वैल्यू होती है, यानी x एक्सिस पर वैल्यू होती है। तो x एक्सिस पर तो कोई भी नंबर हो सकता है एब्सिसा, है ना, कोई भी नंबर एब्सिसा हो सकता है, तो इसका आंसर है एनी नंबर। ओके, डी ऑप्शन इसका करेक्ट है। ऑर्डिनेट, अब ऑर्डिनेट के बारे में देखें हम एक्स एक्सिस पर, तो ऑर्डिनेट एक्स एक्सिस पर 0 होता है। जैसे ये पॉइंट है, मान लीजिए 4 है, तो 4,0 लिखेंगे। कहीं भी पॉइंट ले लें, मान लीजिए मैंने यहाँ लिया, मैंने लिखा 2,0, ठीक है, ये -4 था, तो यहाँ पर y की वैल्यू तो 0 रहेगी हमेशा, तो x एक्सिस पर ऑर्डिनेट की वैल्यू यानी कि y की वैल्यू 0 रहती है। तो ऑप्शन
ए इसका करेक्ट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट, द पॉइंट एट विच टू एक्सिस इंटरसेक्ट ईच अदर इज कॉल्ड। तो कार्टेशियन प्लेन में हम देखते हैं एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जिस पॉइंट पर कट कर रहे हैं, यानी इस पॉइंट को हम क्या कहेंगे, ये आपको पूछा है। तो इस पॉइंट को हम कहते हैं ऑरिजिन। ठीक है, इस पॉइंट को ऑरिजिन कहा जाता है। तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ पॉइंट 4,5 फ्रॉम वाई एक्सिस। देखो ये एक्सिस है, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 कुछ पॉइंट लगा दीजिए, 1 2 3 4 5 6। अब 4,5 को रिप्रेजेंट करूंगा तो x की वैल्यू तो 4 है और y की वैल्यू 5 है। तो x 4 पर 5 के सामने तक आपको जाना है, तो ये जो पॉइंट आएगा ये 4,5 को रिप्रेजेंट करेगा। क्लियर? अब इससे यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी है, ये y एक्सिस है, ध्यान रखना ये y एक्सिस है। तो इसकी ये डिस्टेंस कितनी हुई, क्लियर है 5, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस, और सॉरी 4 है, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस है, और ये जो डिस्टेंस है वो कितनी है 5, क्योंकि ये यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस के इक्वल है। तो अब क्वेश्चन पूछ रहा है वाई एक्सिस से कितना डिस्टेंस है, तो वाई एक्सिस से पॉइंट की डिस्टेंस ये है, तो 4 आंसर हो जाएगा। और एक्स एक्सिस से कितनी डिस्टेंस पर है 5। तो याद रखिए डिस्टेंस अपोजिट कोऑर्डिनेट से ली जाती है। जैसे y एक्सिस से डिस्टेंस तो x की वैल्यू, x एक्सिस से डिस्टेंस तो y की वैल्यू। तो इसका आंसर हो गया 4, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, इस पॉइंट की x एक्सिस से डिस्टेंस बतानी है, तो x एक्सिस से डिस्टेंस यानी y की वैल्यू आपको नोट करना है। तो आंसर हो गया 5। लीनियर इक्वेशन, कोई भी लीनियर इक्वेशन होती है ना, तो हम उसके कितने भी सॉल्यूशन पूछ लेते हैं। जैसे हम आपसे कहते हैं 3 सॉल्यूशन निकाल लीजिए, 2 सॉल्यूशन निकालिए, 4 सॉल्यूशन निकालिए, तो इसका मतलब है कि उसके सॉल्यूशन इनफाइनाइट होते हैं, तभी तो हम उनमें से कितने भी निकाल सकते हैं ना। तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। इस इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या है। तो देखो आपको क्या करना है, इक्वेशन जो दे रखी है यानी 2x + y = 5 दे रखा है ना, यहां आपको x और y की वैल्यू पुट करना है। जैसे मैंने पहले में रखा x की जगह पर 2 और y की जगह पर 3, तो ये हो जाएगा 2 2 = 4 + 3 7, चूंकि 5 के इक्वल नहीं है। ऐसी दूसरी वैल्यू को रखता हूं 2 × 3 + 1, 3 2 = 6 + 1 7 हुआ, ये भी 5 के इक्वल नहीं है। अब थर्ड वैल्यू को रखता हूँ 2 × 3 - 1, तो 6 - 1 5, जो कि 5 के इक्वल है, यानी हम कह सकते हैं कि सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, तो दोनों वैल्यूज को आपको रखना है इक्वेशन में, जिसमें LHS RHS के इक्वल आ जाती है वही आपका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। इसमें x की वैल्यू निकालनी है और इक्वेशन हमें दिया है x + 2y = k। ठीक है, यहाँ x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 3 लिखना है, यानी x के प्लेस पर 2 × 2 × वो यहाँ प्लस था 2 × 3 = k, तो 2 + 6 = k, तो 8 = k, यानी k की वैल्यू 8 आ जाएगी, यही k का आंसर है और यहाँ ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ओके, आंसर हो गया k = 8। यहाँ भी हमें k की वैल्यू निकालनी है, लेकिन इस बार 2, 0 के लिए निकालनी है। तो हम रख के देख लेते हैं 2 × 2 + 3 × 0 = k।
4 प्लस 0, 0 से मल्टीप्लाई हो रहा है ना, तो 0 आएगा इक्वल के, तो के की वैल्यू आ जाएगी 4। तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है इसमें भी, ऑप्शन सी, के इक्वल 4 इसका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह के सभी क्वेश्चंस को आपको तैयार करना है। देखो, आप सभी को लाइक का बटन जरूर दबाना है, तभी आपकी नेक्स्ट वीडियो आएगी। और लाइक का टारगेट 50, यानी कम से कम 50 स्टूडेंट्स ने भी ये देखा होगा, तो 50 लाइक्स तो मिल ही जाएंगे। ठीक है, तो ये याद रखना। अगला वीडियो में तभी डालूंगा। नेक्स्ट, द ग्राफ ऑफ द लीनियर इक्वेशन कट्स एक्स एक्सेस। एक्स एक्सेस को किस पॉइंट पर कट करते हैं? जब भी आपको एक्स एक्सेस पर कट दिखाना है तो आपको y इक्वल 0 रखना है। ठीक है, ये पुट करना है। और y एक्सेस का पूछा है तो x की वैल्यू 0 रखना है इक्वेशन में। तो हम इसमें 0 रख देते हैं। 2x माइनस 0 इक्वल 6, 2x इक्वल 6, यानी x इक्वल हो जाएगा 6/2, 3 आ जाएगा। तो x की वैल्यू 3 है और y की वैल्यू 0, तो पॉइंट क्या हुआ? 3,0। पॉइंट x, y होता है ना, तो इसलिए 3,0 आंसर हो जाएगा। सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है, 3,0। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये y एक्सिस पर कट किस पॉइंट पर कटेगा, ये हम करेगा, हमें पूछा गया है। तो y एक्सिस पर पूछा है तो x की वैल्यू आपको 0 लेना है और 0 को पुट कर देना है। तो 2 इंटू 0 प्लस 5y इक्वल 10। ओके, तो यहाँ तो 0 हो गया, 0 प्लस 5y इक्वल 10 आ जाएगा, यानी y इक्वल हो जाएगा 10/5, 2। ये y की वैल्यू है, तो पॉइंट क्या हुआ? 0,2। ठीक है, x की वैल्यू y की वैल्यू। तो ऑप्शन सी इसमें करेक्ट आंसर नहीं, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। ए इसमें सही आंसर है, 0,2। नेक्स्ट क्वेश्चन, one of the angle of a triangle is 130, then the angle between the bisector of other two can be। क्वेश्चन ये है कि एक ट्राइंगल है, इस ट्राइंगल का एक एंगल 130 डिग्री का है। ठीक है, अदर टू एंगल के बाइसेक्टर जिस पॉइंट पर मिलते हैं उस पर बना हुआ एंगल ये कितने का होगा, ये आपको बताना है। ठीक है, तो ए बी और सी ट्राइंगल है, ओ पॉइंट है, तो आपको बी ओ सी एंगल बताना है। तो बी ओ सी एंगल निकालने का, जैसे ए वो हमें दिया 130, तो एंगल बी ओ सी निकालने के लिए आप एक फॉर्मूला को यूज करिए, वो है 90 डिग्री प्लस 1/2 एंगल ए। ठीक है, इस फॉर्मूले को यूज कर सकते हैं। तो 90 डिग्री प्लस 1/2 इंटू 130, 130 का हाफ हो जाता है 65, तो 90 प्लस 65 ऐड करोगे तो आ जाएगा 155 डिग्री। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, ऑप्शन डी यानी 155 डिग्री इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वन ऑफ द एंगल ऑफ, सेम क्वेश्चन है तो आप इसको निकाल के देख लेना। ठीक है, तो यहाँ वही एंगल निकालना है आपको। तो एंगल निकालने के लिए आपको क्या करना है? 90 डिग्री प्लस 1/2 एंगल ए का फॉर्मूला लगाना है, यानी 90 डिग्री प्लस 1/2 इंटू 110 डिग्री। 110 का हाफ होता है 55 डिग्री, 55 को इसमें ऐड करोगे तो 145 डिग्री आ जाएगा, यानी ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ ऑप्शन सी है। ठीक है, डी यहाँ लिखे है, सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। इस फिगर में x की वैल्यू फाइंड आउट करना है, तो याद रखना POQ एक लाइन है, POQ एक लाइन है
तो फिर 40 डिग्री, 4x और 3x इन सभी का सम 180 डिग्री हो जाएगा, ये याद रखना। तो 3x और 4x को ऐड करोगे 7x, और 40 को ले जाते हैं राइट साइड में, माइनस कर देते हैं। तो 7x इक्वल हो जाएगा 140। तो x इक्वल हो जाएगा 140 अपॉन 7, कट कर दो 20 पर, तो x की वैल्यू 20 आ जाएगी, और यहाँ ऑप्शन ए करेक्ट है, 20 डिग्री। ठीक है, तो इसका आंसर हुआ ऑप्शन ए, 20 डिग्री। तो आपने लाइक का बटन तो दबा दिया होगा। चलिए, आपका नेक्स्ट वीडियो भी डाल दूंगा जल्दी। रेडियस ऑफ द स्पेयर इज 14, सरफेस एरिया निकालना है। तो रेडियस हमें दिया हुआ है 14, ठीक है, 14 सेंटीमीटर, और सरफेस एरिया ऑफ स्पेयर का फॉर्मूला होता है 4πr², 4πr²। आंसर पाई में दिया है, यानी कि पाई की वैल्यू तो हमें रखना नहीं है। तो 4 इंटू 14 इंटू 14 पाई, ठीक है, 14 इंटू 14 196 इंटू 4 196 इंटू 4 आपको लिखना है। तो 196 इंटू 4, इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो 784 आ जाएगा, ठीक है, 784। तो इसका आंसर हुआ 784 पाई। तो ऑप्शन बी सही है यहाँ पर, 784 पाई। तो ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, यदि रेडियस 21 है तो सरफेस एरिया कितना होगा, ये आपको निकालना है। तो सरफेस एरिया का फॉर्मूला आपको लगा देना है 4πr² को, यानी 4 पाई इंटू 21 इंटू 21, ठीक है। इन तीनों का मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आ जाएगा 1764 पाई। तो ऑप्शन 1764 बी ऑप्शन है। तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सरफेस एरिया 1764 पाई आ जाएगा। नेक्स्ट, रेडियस 21 है तो वॉल्यूम कितना होगा ये आपको निकालना है। तो वॉल्यूम के लिए आपको फॉर्मूला लगा देना है। यहाँ रेडियस आपको 21 सेंटीमीटर दे रखी है, तो वॉल्यूम कितना होगा ये हमें पूछा है। तो वॉल्यूम के लिए फॉर्मूला 4/3 πr³, ये फॉर्मूला लगा देना है, ठीक है। तो 4/3 पाई में आंसर है, तो पाई को पाई रहने देना है, इंटू 21 इंटू 21 इंटू 21 सेंटीमीटर क्यूब। 3 से 21 7 पर कट गया। इन सभी वैल्यूज को मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, 4 इंटू 7 इंटू 21 इंटू 21, और उसके साथ पाई लगा देना है। यानी इसका जो आंसर आ जाएगा मल्टीप्लाई करने के बाद 12348 पाई सेंटीमीटर क्यूब, ये आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर, ऑप्शन बी 13, अच्छा 13 कहाँ है, 12 है ना, तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। फिर भी मल्टीप्लाई एक बार चेक कर लेना, जो भी आंसर सही है ए या बी, तो उसके हिसाब से पुट कर देना। The sides of a triangular plot are in ratio 3:5:7. Perimeter 300 है, तो लॉन्गेस्ट साइड कितनी होगी आपको ये बताना है। तो हम 3x, 5x और 7x इस तरह से साइड्स को लेकर चलेंगे, जो कि इक्वल 300 के होगा। क्लियर? इन सभी को ऐड करोगे तो 15x इक्वल 300, यानी x की वैल्यू आ जाएगी 300/15, कट करने पर 2 आ जाएगा, 20 आ जाएगा, ठीक है। लॉन्गेस्ट साइड निकालनी है, तो लॉन्गेस्ट साइड हो जाएगी, लॉन्गेस्ट वैल्यू हमने 7x ली हुई है, तो 7 इंटू
20 डिग्री सेंटीमीटर, साइड है ना, तो कितना हुआ 140 सेंटीमीटर, 140 सेंटीमीटर होगा इसका आंसर। तो 140 तो कहीं नहीं लिखा हुआ है, तो किसी भी ऑप्शन में ले लेते हैं हम, 140 में 150 को कर देता हूँ। तो सी ऑप्शन इसका, ऑप्शन ए 100 दे रहा है, 100 कैसे, लॉन्गेस्ट या शॉर्टेस्ट, लॉन्गेस्ट पूछिए ना, तो यहाँ ऑप्शन सी आ जाएगा 140 मीटर। क्लियर, लॉन्गेस्ट साइड पूछिए इसलिए ऐसा है। दोबारा से देख लो, 8 और 7 15, 15x इक्वल 300, क्योंकि पेरीमीटर 300 दिया हुआ है, तो x की वैल्यू आ गई 20 यानी लॉन्गेस्ट साइड निकालना है, तो 7 को 20 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 140 आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, सेमी पेरीमीटर पूछा है, तो सेमी पेरीमीटर यानी s होता है p/2, यानी 300/2 150 मीटर आ जाएगा। तो सेमी पेरीमीटर के लिए तो आपको पेरीमीटर दिया है, तब तो आपको हाफ कर देना है, नहीं दिया है तो साइड्स का सम अपॉन 2 कर देना है। तो ऑप्शन सी, यहाँ पर ऑप्शन सी आ जाएगा 150 मीटर। Radii of two cone are in ratio 2:3 and their heights are in ratio 5:3. वॉल्यूम्स का रेशो बताना है, तो वॉल्यूम का रेशो क्या होगा, वॉल्यूम रेशो ऑफ, वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है क्या चीज है ये, कौन, 1/3 पाई r स्क्वायर h, 1/3 पाई r स्क्वायर h। ठीक है, r1 r2 इस तरह से मान लेते हैं हम। 1/3 से 1/3 हटा दें तो ये सिलेंडर का केस बन जाएगा, यानी सिलेंडर के वॉल्यूम भी इसी रेशो में आएंगे। तो पाई से पाई भी हटा देते हैं, r1 यानी आपको लेना है रेडियस, ये r1 है, ये r2 है, ये h1 है और ये h2 है। क्लियर, तो r1 यानी 2 इंटू 2 हो जाएगा, स्क्वायर लगा हुआ है, और h1 हो जाएगा 5, r2 3 इंटू 3 हो जाएगा, और h2 3 हो जाएगा। तो 5 2 जा 10 2 जा 20, 20/27, तो 20/27 यानी 20:27 इसका आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा 20:27। रेडियस ऑफ स्फीयर आर, सरफेस एरिया आपको बताना है, तो सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर का तो फॉर्मूला आपको पता ही है, ये सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला है 4πr², तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। रेडियस आर है तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला 4/3πr³ होता है, तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इरेशनल, इनमें से इरेशनल कौन सा है, इरेशनल होता है ना वो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होता है, तो डी ऑप्शन इसमें इरेशनल है, क्योंकि पहला टर्मिनेटिंग है, दूसरा बार लगा हुआ है तो नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, सी भी नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, लेकिन डी ऑप्शन है वो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है, यानी डी ऑप्शन इरेशनल होगा। तो आंसर डी इरेशनल का आंसर हो गया। इनमें से टर्मिनेटिंग कौन सा है, तो मैंने अभी अभी बताया था, डी नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है, बी और सी ये दोनों नॉन टर्मिनेटिंग है बट रिपीटिंग है, लेकिन ए ऑप्शन टर्मिनेटिंग है, तो इसलिए इसका आंसर ए हो जाएगा 0.14। तो ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, इनके अलावा और देख लेना 2-4 क्वेश्चन। ठीक है, अब केस स्टडी के क्वेश्चन लेते हैं, नहीं इसके बाद लेते हैं असर्शन रीजन के क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन है, a rational number can be expressed as a fraction where both the numerator and denominator are integers। तो ये जो आंसर है बिल्कुल सही है, हम p/q की फॉर्म में ही तो लिखते हैं ना रेशनल नंबर को, जहाँ p और q दोनों इंटीजर्स होते हैं
बट याद रखना है क्यू की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ऑल इंटीजर्स आर रेशनल, तो ये भी सही है क्योंकि किसी भी इंटीजर्स के नीचे हम 1 लगा लेते हैं, जैसे 0/1, 2/1, 7/1। ठीक है, तो इस तरह से हम लगा सकते हैं। तो दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं, इसीलिए इसका आंसर आएगा both assertion and reason are true and reason correct explanation of the assertion। तो ये आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सम ऑफ टू रेशनल नंबर इज ऑलवेज अ रेशनल नंबर। दो रेशनल नंबर को ऐड करोगे तो रेशनल ही आएगा, तो बिल्कुल ट्रू स्टेटमेंट है। ठीक है, रेशनल नंबर्स कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द डेसिमल फॉर्म, तो ये भी ट्रू है। ये रेशनल नंबर्स को हम डेसिमल फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं, बिल्कुल सही है। रेशनल नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द डेसिमल फॉर्म, रेशनल नंबर को हम डेसिमल में चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ भी दोनों ट्रू दिख रहे हैं। द सम ऑफ टू रेशनल नंबर इज ऑलवेज रेशनल, ठीक है, और रेशनल कैन बी एक्सप्रेस इन द डेसिमल फॉर्म, बदले जा सकते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर वैसे हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं, चलिए नहीं बदले जा सकते, बाकी मैं तो इसे ट्रू ले रहा हूँ। ठीक है, तो इसमें आंसर क्या है, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन में मैंने आंसर में बी लगाया है शायद, हाँ, तो इसको आप हटा दीजिए, ऑप्शन ए ही इसका सही आंसर होगा क्योंकि दोनों ही सही हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, असर्शन 15 इज द कंपोजिट नंबर। यस, 15 कंपोजिट है क्योंकि ये 3 से 5 से डिविजिबल है, तो कंपोजिट है, तो ये ट्रू हुआ। 15 इज ऑड नंबर, तो ये भी ट्रू है। ठीक है, दोनों ट्रू तो हैं, बट 15 कंपोजिट है और 15 ऑड है, तो ऑड नंबर कंपोजिट हो ऐसा तो कंपलसरी है नहीं, यानी दोनों स्टेटमेंट ट्रू है, बट जो सेकंड है यानी रीजन है वो असर्शन को एक्सप्लेन नहीं करेगा, तो इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, तो बी ऑप्शन इसका सही है, both assertion and reason are true but reason is not correct explanation of A। ठीक है, नेक्स्ट, the assertion is the area of the triangle is 6 centimeter square whose side 3 and 4 and 5। तो एरिया निकाल के देखोगे हेरोन्स फॉर्मूला से तो 6 सेंटीमीटर स्क्वायर ही आएगा, यानी ये ट्रू है। ठीक है, ये स्टेटमेंट ट्रू है। और एरिया ऑफ ट्राइंगल हम हेरोन्स फॉर्मूला लगाएंगे, इसी फॉर्मूले से निकालेंगे, तो ये भी सही है कि हम इसी फॉर्मूले से निकालेंगे, और ये एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला सही है, तो इसका मतलब है दोनों ट्रू है और करेक्ट एक्सप्लेन भी कर रहा है, तो ए ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन ए। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस थे आपके पास ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, इसके अलावा कुछ और भी होंगे, इसके बाद मैं वीडियो डालूंगा केस स्टडी के क्वेश्चंस। ठीक है, तो उनको भी तैयारी कर लेना, पहले इसको अच्छी तरह तैयारी कर लेना, बस लाइक को ध्यान रखिए कि लाइक टारगेट 50 का है, उसे आप जल्दी से पूरा कीजिए, इससे ज़्यादा लाइक कर दीजिए तो आपकी वीडियो जल्दी आ जाएगी। ओके, चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आपसे।